नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी दिए हैं और काफ़ी हम लोग कर रहे हैं अभी। अच्छा, स्पीड की बात है तो स्पीड मेरे हिसाब से तो स्पीड सही चल रही है। अभी हमारे पास टाइम है और हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको मैं साथ के साथ करवा रही हूँ आपको। कोशिश तो यही है कि अपना एग्ज़ाम के 5 या 4 दिन पहले आपका लगभग जितने भी टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे, और एमसीक्यूज़ भी। फिर उसके बाद क्या रहेगा कि रिवीजन सीरीज़ रहेगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे 2-2, 3-3 घंटे है ना, अपना जितना भी टॉपिक्स होंगे अपना रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब टाइम को यूटिलाइज करते हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ साथ बातचीत करेंगे। देखिए, ये है हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट कौन से हेड में आएगी? क्या ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस है, या कैपिटल एक्सपेंस है, या रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, या कुछ भी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, एक घूम फिर के। कई बार तो क्या करता है वो, पिछली बार जो पिछले आपके 2019 के अंदर आया हुआ था, पिछली बार 19 में आया हुआ था कि कैपिटल एक्सपेंसेस के बारे में ये बता दिया कि भी लॉन्ग टाइम के कैपिटल एक्सपेंडिचर की कौन सी मतलब कि करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, भी लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, मतलब कि यूजुअली नहीं होते प्रॉफिट के लिए नहीं। ये क्या है कि भी रिवेन्यू नहीं होते, मतलब कि एक ऐसा एक्सपेंस, इस तरह का खर्चा जो नॉर्मली तो होता नहीं है, हम लोग सेल परचेज से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई जैसे बड़ी बिल्डिंग हमने खरीद ली तो वो खर्चा हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कोई हमने बिल्डिंग बेच दी तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अब इसी तरह से ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड एसेट। हम लोग नॉर्मली बिजनेस क्या करते हैं, हम पुरानी फर्नीचर को बेचने खरीदने का तो कर नहीं गए, इसके अंदर ऐसा तो लिखा नहीं हुआ कि हाँ जी पुराना सामान बेचने और खरीदने का काम कर रहा है, तो ये कौन से में आएगा। नॉर्मली कोई बिजनेस है लेकिन उसने कोई पुराना फर्नीचर होगा, हो सकता है उसने कोई चेंज कराया हो, कोई एसेट उसकी खराब लग रही हो, उसको उसने चेंज करवाया, तो वो कौन सा रिसिप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा जी आपका कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से। चलिए, फिर आ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाला तो मैं बार बार आपको एक ही, जो जितने भी प्रैक्टिकल हैं लगभग हम इसमें कवर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको उस टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कराए, क्योंकि मुझे पता था कि एमसीक्यूज़ के अंदर प्रैक्टिकल आने ही आने हैं। तो किस तरह के आते हैं, अगर हम उसको सोल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपनीज के जो प्रैक्टिकल हैं वो भी इसमें सोल्व हो जाएंगे, शेयर्स के भी हैं, और 2-4 और प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा आप इस चीज़ का कि आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कवर नहीं होगा। काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल पार्ट मैं उसमें डालती हूँ। अब जैसे बैंक रिकन्सिलेशन का डाला हुआ है तो वो भी आपका इस बार क्लियर होगा। देखिए, एक्स और वाई पार्टनरशिप में है, 3:1 में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। जेड आ गया, जेड 1/3 के लिए आया, तो जेड 1/3 के लिए आया, तो अब एक्स, वाई और जेड, अब इनका नया प्रॉफिट रेशो क्या होगा। देखिए ध्यान से, 1/3 के लिए आया है, इसका मतलब एक क्या है, एक पूरा का पूरा शेयर हो गया 1, और 1/3 के लिए आ गया जेड, तो 1/3 के लिए आ गया, तो बाकी का कितना शेयर बच गया 2/3। उसको कौन बांटेंगे, उसको बांटेंगे एक्स और वाई, कितने के लिए, उसी रेशो में 3:1 में। तो उसको कैसे करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी कि अब वो कौन से में लेंगे 6/12। उसके बाद अगला आ गया जी 2/3 का 1/4 कौन ले लेगा, y ले लेगा, कितना 2/12। तो कैसे निकलेगा ये, 6/12 हो गया x का, 2/12 हो गया y का, और z तो दिया ही हुआ है 1/3 ले रहा है, एलसीएम ले लेंगे 12, 6, 2, और ये हो जाएगा जी आपका 4। अगर हम इसको देखेंगे कि कई बार तो क्या है कि काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वही का वही ऑप्शन में दिया होता है, हम अपना स्मार्ट बनते हैं काटने के लिए। पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में नहीं है तो हम काट के देख लेते हैं।
इसमें 2 के उसमें सभी जा रहे हैं 3:1:2। क्या ये है? उसके अंदर है 2:1:3 नहीं है, 3:2:1 नहीं, 3:1:2 है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कैलकुलेशन इसी तरह का आएगा। फटाफट से हमने 1 मिनट के अंदर ही इसको निकालना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर। या तो पार्टनरशिप में एडमिशन में से आएगा या रिटायरमेंट में से आएगा। उसके बाद आ गया गुड्स थेफ्ट या लॉस्ट बाय थेफ्ट भी आ जाता है। लॉस बाय थेफ्ट एक एंट्री आनी ही आनी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर इसमें क्या आएगा? देखिए, जब हम 8 तरह की हमारी एंट्रीज होती हैं, इसमें 8 तरह की एंट्रीज होती हैं जो हमारी गुड्स से रिलेटेड होती हैं। एक तो है जी परचेज, एक है सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। इन सब में क्या होता है? 8 तरह की नहीं, सॉरी 4 तरह की एंट्रीज होती हैं। 4 तरह की हमारी एंट्रीज होती हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। इसके अंदर कुछ भी एंट्री हो तो मान लो गुड्स परचेज्ड तो परचेज आएगा, गुड्स सेल तो सेल आएगा, गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न आएगा, गुड्स हमने रिटर्न करी या हमारे पास आई, गुड्स रिटर्न रिसीव्ड हो गया एक किस्म से, तो सेल रिटर्न आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स को हम लोग परचेज या सेल के अंदर मानते हैं। हम गुड्स को डायरेक्ट गुड्स में नहीं लिखते, ये हमारे माइंड में सेट हो गया। अब जर्नल एंट्री कौन सी है तो हम किस में लिखते हैं? हमने मान लो अगर हमारा माल कम हो गया किसी कारण से, तो माल कम हो गया जो हमारे पास रखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने उसको किस में डिनोट किया होगा? हमने उसको परचेज में करा होगा। तो परचेज की एंट्री ढूंढो फटाफट से। और ये हमारा खर्चा है, हमारी नॉमिनल है, लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या है? लॉस बाय थेफ्ट टू गुड्स। गुड्स में तो हम इसको करते ही नहीं है। अभी मैंने बताया गुड्स को हम लोग 4 एंट्रीज में मानते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो दूसरी एंट्री है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट टू परचेज, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, नहीं, ये भी नहीं। पहले तो जर्नल एंट्री ये होगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम उसको बाद में शिफ्ट करेंगे, इसलिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालोगे, पहले ये एंट्री करोगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, तो उसका फर्दर एक्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद बैंक में से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही हैं, क्योंकि हमारे 60 क्वेश्चन है, तो यूं मान के चलो कि 60 टॉपिक, तो बैंक का तो 1 क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 आने ही आने हैं। तो देखिए एक्सिम बैंक कब आया? एक्सिम बैंक एक्सचेंज इंपोर्ट एंड एक्सचेंज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक कब आया था? ये आया था 1980 में, नहीं 81 में, नहीं 82 में आया था। ये बहुत बार आया हुआ है, ये मेरे ख्याल आपके 2017 में भी आया था एक्सिम बैंक का, और आपका एक बार पहले भी आया हुआ है 13-14 में भी। तो एक्सिम बैंक 1982 में आया था। और साथ के साथ नाबार्ड है, नाबार्ड वो भी 1982 में ही है, उसको भी नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर आ गया जी आपका बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है आपका? मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या अहमदाबाद? आपका सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका BSE, जिसको हम लोग BSE बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में से पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको करवाया था। तो स्टॉक एक्सचेंज में से या फिर सेबी या स्टॉक में से क्वेश्चन आने का चांसेस हैं। और एक आपका ये जर्नल एंट्री का और एक बैंक का, ये तो आप नोट करते जाओ कि इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये तो डैम श्योर है कि ये टॉपिक आपके हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी आपका आरबीआई कब बना? आरबीआई 1935 के अंदर बना। अब इसमें 2 डेट दे दी, 1935 तो हमें ध्यान है अच्छे से,
लेकिन इसने ये कह दिया, एक तो 1 अप्रैल बता दिया और एक बता दिया जी 11 अप्रैल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई क्या था, अपना वर्किंग में आ गया था। लेकिन अगर इसकी जगह आ जाए कि एक्ट कब बना, एक्ट कब बना, तो एक्ट बना जी आरबीआई 1974 में, सॉरी 1934 में। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसकी सिफारिश से बना था ये, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से 1920 में ये आया था, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है, रॉयल कमीशन। और 1926 में सिफारिश की थी, 1926 में। ये है जी इसका, ठीक है, आरबीआई का। फिर ये एक 2 क्वेश्चन है, दोनों में लगभग आते हैं ये वाले क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं आपको क्लियर करती हूँ। प्रोमिस लेटर और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष होते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, ध्यान रखना है आपने। प्रोमिस लेटर या फिर वचन पत्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक वचन देता है और एक वचन लेता है। ठीक है, अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर भी हम सोचेंगे, जब प्रोमिस लेटर के अंदर 2 पक्ष है ना, तो इसमें भी 2 ही होंगे, नहीं, इसके अंदर 3 होते हैं। बिल एक्सचेंज में 3 पक्ष होते हैं और वचन पत्र के अंदर जो प्रोमिस लेटर है उसके अंदर 2 होते हैं। क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि मान लो मैंने आपको कोई बीआर दे दिया, और हो सकता है कि आप जो मतलब कि बीआर लेंगे तो आप किसी और को भी दे सकते हो उसको, तो इसीलिए उसके अंदर 3 पक्ष होते हैं, वो ट्रांसफर हो सकता है। और वचन पत्र के अंदर एक वचन देगा और एक वचन लेगा, कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो बस दूसरे वाले को ही देना है वो। फिर आ गया जी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस, इसमें से भी क्वेश्चन आना ही है मैनेजमेंट में से। हेनरी फ्योल, हेनरी पीटर ड्रकर, हेनरी फोर्ड और एफडब्ल्यू टेलर। टेलर वाला तो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, इसको रट लो बिल्कुल। एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। इसकी जो एक बुक थी उसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि 1911 में आई कि मेरे ख्याल 1931 में आई थी, तो 1911 में इसकी बुक आई थी, वो भी आप देख लेना, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2019 के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दी थी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी इसने दी थी, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट भी हेनरी फ्योल ने दी थी। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। फिर है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, हम जिस काम को छोड़कर दूसरा काम करते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी तो होती है ना, कि हमने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी और हम दूसरे पे आ गए। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत बार आता है हिंदी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए ना, यहां पर 12 मैंगो है, यहां पर 6 बनाना है, बनाना। अब इन दोनों का रेट लगभग बराबर है। अब मैं आई यहां पर, वो मैंने कहा कि मैं ना मैंगो लेना चाहती हूँ, मैंने मैंगो ले लिए, बढ़िया से मुझे पसंद आए और मैंने मैंगो ले लिए, और मैंने ये कहा कि हाँ भाई मैंगो तो मुझे बड़े पसंद है। मैं थोड़ा सा आगे गई, मैंने मैंगो की जगह मुझे बनाना पसंद आ गए, जबकि मैं मैंगो ले चुकी हूँ। तो अब ये जो बनाना मुझे लेने हैं ना, तो बनाना को मैंने पूछा कि ये बनाना कितने के हैं, तो बनाना वाला बोला आपके पास क्या है, मैं कहा मेरे पास तो मैंगो है, 12 मैंगो है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 12 मैंगो दे दो मुझे और मैं बदले में आपको 6 बनाना के 6 दे दूंगा, आपको 6 अच्छे लगते हैं तो।
तो ये क्या है, जो 12 मैंगो मैंने 6 बनाना के लिए छोड़े ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कि मैं जब कोई और नया अवसर ले रही हूँ तो मैंने पिछले वाले को जो छोड़ा मैंने, उसके बदले में जो मेरी कॉस्ट लगी वो मेरी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, अवसर लागत। एक अवसर को छोड़ के हम जब दूसरा वाला अवसर लेते हैं, एक प्रोडक्ट को छोड़कर जब हम दूसरे वाले प्रोडक्ट के पास जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतनी कॉस्ट तो मेरी पड़ रही है। मान लो अगर हम कहीं बाहर हमारी जॉब लग जाती है और हम ये कहें कि हाँ जी हम तो 20,000 की जॉब कर रहे हैं और बाहर हमारी लगभग मान लो 25,000 की जॉब लग रही है, तो हम कहें कि भाई 20,000 तो मैं छोड़ के ही आ रही हूँ और मैं बाहर भी आई हुई हूँ, मैं इतनी टेंशन में भी हूँ, तो 20 और 25 में तो फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, तो मेरी अवसर लागत क्या होगी, वो 20,000 की जो मैंने जॉब छोड़ी है वो मेरी अवसर लागत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये क्या कहता है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं। शॉर्ट टर्म कॉस्ट है, नहीं। मैक्सिमम लेवल पे कॉस्ट है, नहीं। वन कॉस्ट फॉर अदर कॉस्ट, बिल्कुल। एक कॉस्ट दूसरे के लिए जब हम छोड़ेंगे तो वो हो जाएगी जी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। एक अवसर को पाने के लिए दूसरे अवसर को छोड़ना। होता है कई बार हमें किसी ऐसी जगह, मान लो हम 2 जगह जॉब का इंटरव्यू दे के आए, दोनों से ऑफर आ गया, तो हम एक जॉब को छोड़ेंगे और दूसरी को लेंगे, तो वो हमारी अवसर लागत है। ये है जी आपका बैंक रिकंसिलेशन का। बैंक रिकंसिलेशन का है, इसमें ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे पिछली बार आया हुआ था आपका 2018 में कि हमारा 25,000 डेबिट बैलेंस है जी एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स 25,000। हम क्या करेंगे, 25,000 को हम लोग प्लस में लिख देंगे, ये प्लस का कॉलम बना देते हैं, ये हम माइनस का बना देते हैं। उसके बाद आया कि चेक इशूड कर दिए हमने, चेक तो इशू कर दिए लेकिन अब तक प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब हमने इशू कर दिए इसको और अब ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो मतलब हमने तो क्या किया था, हमने इसको लेस ऐड कर दिया था पहले कि मतलब कि चेक इशू कर दिए, चेक हमने इशू कर दिए और हमने प्रेजेंट नहीं करे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर चेक इशू है और प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमेशा ही हमने उसको क्या करना है, उसको हमने ऐड करना है, तो हम इसको ऐड वाले कॉलम में डाल देंगे। फिर आया कि हमने 12,300 रुपए के चेक को क्या किया था, हमने बैंक में लगाया, लेकिन वो अभी तो कलेक्ट ही नहीं हुए, वो हमारे बैंक में क्लियर नहीं हुए, तो हम उसको क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं। फिर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट कलेक्ट करा हमारे नाम पर, कल मैंने आपको बताया भी था, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1250 रुपये हमने ऐड कर दिए। फिर आ गया कोई ऐसा एक्सपेंस था जो बैंक ने हमारे नाम पे किया, मतलब बैंक चार्ज लगा दिया, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसको, बैंक चार्ज को। फिर उसके बाद है कि बैंक ने हमारे नाम पे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भर दिया, उसको भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार में। इस तरफ वालों को ऐड कर लो, इस तरफ वालों को भी ऐड कर लो और दोनों को प्लस माइनस करते हैं हम लोग। 12,300 और ये हो गया 35,150। ₹19,100 यही हमारा ऑप्शन में था, ये आंसर था आपका। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपके पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन इसी तरह के ही आएंगे आपके, कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है। उम्मीद करती हूँ मेरे ये जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट करके दे रखी है MCQs की, वो आपको पसंद आ रही होगी। साथ के साथ हम लोग टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।